ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है कि इफ एफ इज अ कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0 1, ठीक है, एंड सो दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन 0 1 सच दैट 0 to 1 है ना, एक्स एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू C to 1। देखो कहीं ना कहीं आइडिया मुझे ये समझ आ रहा है यहाँ से कि ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होगा एफ डैश सी टाइप का, और मतलब मीन वैल्यू थ्योरम इसमें लगाने हैं, ठीक है ना। अब मीन वैल्यू थ्योरम कैसे लगाओगे? तो एक फंक्शन, ये वही कल जैसा क्वेश्चन है, कल भी तो क्वेश्चन किया था ऐसा, जी डैश सी इज इक्वल टू G1 माइनस G0 अपॉन 1 माइनस 0। अब सोचो ऐसा क्या लोगे कि जी डैश सी ये आ जाए, बताओ किस फंक्शन का डेरिवेटिव ये आएगा, बस तुम्हें ये समझना है कि व्हाट इज दैट फंक्शन। तो 0 to 1 है ना, तो अगर मैं जी एक्स लेता हूं, जीरो टू एक्स एक्स एफ एक्स डी एक्स को मान लो, चलो एक्स एफ एक्स डी एक्स को, तो क्या होगा यहाँ से है ना, या कुछ भी एफ एक्स एफ टी डी टी, सो ऐसा कुछ होगा टी एफ टी। ये तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा, मैं एक हिट एंड ट्रायल तरीका लगा रहा हूँ, खुद से एक्सपेरिमेंट करना होगा, ये है। अब किसी का सॉल्यूशन देखो तुम्हें डायरेक्टली पता चला अच्छा ये लेना था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे वहां तक पहुंचे हम, वो प्रोसेस है। वरना तुम ये सॉल्यूशन कर भी लोगे, एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आएगा नहीं होगा तुमसे, क्योंकि वो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो तुमने जर्नी कवर किया ही नहीं, तो तुम नया सोच नहीं पाओगे। तो ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि मैं सोचता हूं अगर ये लेंगे तो क्या होगा। जैसे कल एक क्वेश्चन था जहां पे हमने लिया था कि एफ एक्स क्यू प्लस 2 टाइम एफ एक्स, ऐसा कुछ था ना, उस तरह से। तो वो क्वेश्चन देख के समझ आता है क्या लेना है, वो इनिशियली एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तब जाकर समझ आएगा क्या वर्क करेगी क्या वर्क नहीं करेगी, ये है। अगर मैं इसके साथ स्टार्ट करता हूं तो क्या होगा? सो यहां पे अगर हम देखें कि जी डैश एक्स, या ना यहां पर टी एफ टी डी टी ले लो, यहां डी टी कर लो, तो क्या होगा? सो यहां से जी डैश एक्स निकालेंगे, एक्स एफ एक्स हो जाएगा, लेकिन मुझे तो वैसा कुछ बनाना है, तो कैसे बनेगा? तो G1 तो हो जाएगा है ना, यहां से अगर वैसा लिखूंगा है ना, ये तो कहीं ना कहीं 1, ये कहीं ना कहीं हो गया, जी डैश सी इज इक्वल टू G1 माइनस G0, ये है। अब सोचो ऐसा जी क्या लोगे ताकि ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, है ना, ये सोचना है। तो मैं ऐसे ये कर रहा हूं, तो यहां से G0 निकालूंगा तो 0 आएगी, G1 निकालेंगे तो 0 से 1, ये वही आ जाएगी, एक्स लिखना है, एक्स लिख लो, टी लिखना है, टी लो, टी एफ टी डी टी, जो कि लेफ्ट साइड में है। तो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन है क्या ये वो आएगा C2, अच्छा C to 1 है ना, ओ एक मिनट, C to 1 है, इसका मतलब मुझे लेना चाहिए, एक मिनट, C to 1 है ना, तो C to 1 का मतलब है मुझे जी एक्स ऐसा लेना चाहिए कि हम x को हटा के c रख सके, तो x to 1 ले लो। क्या लेना चाहोगे? टी एफ टी डी टी, देखो ये वर्क करेगी, ये तुम्हें चेक करना है। सो यहां से अगर तुम G0 निकालोगे तो ये आ जाएगी 0 to 1 टी एफ टी डी टी, G1 निकालोगे तो 1 to 1 जो कि हो जाएगी 0। अच्छा अब देखो जरा क्या होगा, तो एक फंक्शन एक्सपेरिमेंट करना है, एक्सपेरिमेंट करके देखो और क्या हो सकता है, क्या इससे आंसर आएगा, इससे नहीं आएगा, थोड़े और सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। तो अगर मैं उसको लेफ्ट साइड बुला लूँ 0 to 1 C to 1 है ना, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 0 to C C to 1। अच्छा देखिए भी काम कर सकते हैं, ओके है ना, इसको मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 0 to C C to 1, और C to 1 उधर जाएगा तो हाँ, तो वही ले सकते हैं। यहाँ से क्या बनेगा, अगर यहाँ से लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, तो ये मिल जाएगा C to 1 टी, या तो है ना टी एफ टी डी टी, और G1 रखोगे, G1 तो 0 हो गया, माइनस G0 हो गया 0 to 1 टी। लेकिन ये तो नहीं आया ना जो मुझे चाहिए, तो हमें सोचना होगा कि क्या कर सकते। देखो ये वो नहीं आया जो हमें चाहिए, ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया बट ये कुछ और आया, हमें तो ये वाला चाहिए। तो एफ कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शन है, देन सो दैट, तो हमें सोचना पड़ेगा अब क्या कर सकते हैं, बताओ, थोड़ी दिमाग लगाओ। और
देखो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमने इस तरह से स्टार्ट किया, इससे आंसर नहीं आया, तो अब तुम्हें सोचना है क्या चेंजेस हम ला सकते हैं कि आंसर आ जाए। तो वो खुद सोचोगे, सॉल्यूशन देख लोगे तो नहीं आएगा। अब तुम सोचो थोड़ा सा, मैं भी करता हूँ, बताओ कि क्या ऐसा करोगे कि वैसा आ जाएगा जो मैं लगा रहा हूँ। बताओ, देखो, सोचो। कोई बात, कोई आइडिया दो, तुम लोगों सोचो, कोई बताओ क्या होगा। अभी मैंने एक्स लिया लेकिन इससे आंसर तो आया नहीं, तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, सोचो अब क्या कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं एक काम कर सकता हूँ कि जैसे इसको मैं लिखूँ अगर ऐसा, लेट्स से 0 to C, C to 1, है ना। देखो सॉल्यूशन अगर कहीं लिखा हुआ है ना, तो मेन है उसका थिंकिंग प्रोसेस कि उस सॉल्यूशन तक जिसने लिखा है वो पहुंचा कैसे। ये जरूरी नहीं कि सॉल्यूशन आ गया तुम्हारे पास तो तुम्हें सॉल्यूशन आ गया, जरूरी है कि उस सॉल्यूशन तक पहुंचा कैसे, वो थिंकिंग प्रोसेस। और जिसका वो थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगा वही नया क्वेश्चन कर पाएगा, ये है। वरना तुम कितने भी सॉल्यूशन रट्टा मार दो, नया क्वेश्चन होना नहीं है ना, ये है। तो उसके लिए थिंकिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। तो अब सोचो, जैसे मैंने ये अभी यहां से स्टार्ट किया, इससे आंसर नहीं आया, तो मतलब है कि जी एक्स ये कंसिडर करके आंसर नहीं आएगा। तो वो सुटेबल जी एक्स जब ढूंढ पाएंगे तभी सही आंसर आएगा। तो उसके लिए करना होगा एक्सपेरिमेंट। तो दूसरा ट्राई करके देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं अब, तो हम सोच सकते हैं कि 1 वेरिएबल का लिया था, 2 वेरिएबल लेके देखते हैं क्या होता है। 2 वेरिएबल सेंस यहाँ सिर्फ टी है अभी। अगर टी और एक्स दोनों को हम अगर जैसे, अच्छा जी डैश एक्स तो निकाला नहीं, ये तो मैंने निकाले नहीं ना, एक मिनट एक मिनट। जी डैश सी यहाँ से क्या आता, G1 0 है ना। अगर मैं यहाँ से जी डैश एक्स निकालूं तो क्या आंसर आएगा, जी डैश एक्स निकालो, देखो क्या आता है। तो जी डैश एक्स निकालूंगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस कितना आएगा, x to 1, अच्छा x तो यही रह जाएगा, तो ये माइनस एक्स एफ एक्स यही हो जाएगा। तो जी डैश एक्स तो ये हो गया एक्चुअली यहाँ से इस वाले से। तो जी डैश सी ये नहीं आएगा, जो पहले लिखा था वो गलत था, वो जी है ना, जी डैश लिखना ना मुझे। तो G1 is 0, G0 इज दिस। यहाँ से आ गया मेरे पास माइनस CFC आ गया। लेकिन ये तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो ये आंसर आ गया। लेकिन हमें अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए ये प्रूफ करना होता, क्वेश्चन था प्रूव दैट दिस, तब मैं ये वाला फंक्शन लेके चलता। लेकिन अभी ये तो प्रूफ करना ही नहीं मुझे, मुझे तो वो प्रूफ करना है। तो क्या सोच सकते हैं, तो सोचेंगे नया एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो सीखने का ये प्रोसेस है कि गलतियां करो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, फिर सीखो। देखो दूसरा एग्जाम्पल लेके करते हैं, एग्जाम्पल इसमें दूसरा फंक्शन चूज करते हैं। अब सोचो ऐसा क्या लोगे जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए, ये इस टाइप से आ जाएगा। तो अगर मैं 2 वेरिएबल फंक्शन कंस्ट्रक्ट करूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे t के बजाय मैं t माइनस एक्स ले लूं, मान लो x to 1 है ना, तो यहाँ t की वैल्यू x ज़्यादा है, t ज़्यादा है ना, t ज़्यादा है x से, चलो t माइनस एक्स ले लेते हैं। t माइनस एक्स एफ एक्स डी एक्स, चूँकि ये जी एक्स है तो एफ टी डी टी लो, ये लिया मैंने। अब क्या होगा, यहाँ से अगर जी डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ से अगर हम जी डैश एक्स निकालते हैं तो मेरे पास आएगा जी डैश एक्स इज कितना होगा, एक बार t को 1 रखना है, यही ना, क्योंकि t माइन 2 वेरिएबल फंक्शन है ये। तो लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन यूज करो, तो एक बार 1 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 माइनस एक्स रख दो, ओ फिर से 0 हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आगे प्लस, फिर इंटीग्रेशन, लेबनिज रूल, ये 2 वेरिएबल है यहाँ पे, सो अपर लिमिट रखा, डेरिवेटिव 0, एक्स रखा तो भी 0। अब तीसरा टर्म आता है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, तो -1 इंटू एफ टी डी टी, लिमिट तो वही रह जाएगा x to 1। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से मैंने क्या निकाले, जी डैश एक्स आया माइनस सी तो नहीं, अभी x है ना, x to 1 एफ टी डी टी,
तो x21 ft dt, यही है। वहां पे कुछ आइडिया मिल रहा है? मिल तो रहा है। तो जी डैश सी मेरे पास आ गया माइनस, क्या लिखूं, C21 एफ टी डी टी। अब अगर मैं यहां से G1 निकालता हूं तो क्या आएगा? तो G1 निकालूंगा तो 1 से 1 इंटीग्रेशन 0, G0 निकालूंगा तो क्या होगा? तो अगर मैं G0 निकालूंगा तो देखो, अब इसको फिट करो, G0 की वैल्यू आएगी 0 से 1, x को 0 रख रहा हूं, टी एफ टी डी टी, यही है। लेकिन दिक्कत ये अभी भी वो नहीं आएगा जो मुझे चाहिए, ये माइनस आ गया ना एक्स्ट्रा। होता क्या है, अच्छा आ जाएगा शायद ना, जी डैश सी इज इक्वल टू G1 माइनस G0 अपॉन 1 माइनस 0, मीन वैल्यू थ्योरम। अब लगाओ, देखो वही आएगा जो चाहिए मुझे। तो लेफ्ट साइड में तो ये आ चुका है जो कि उधर राइट साइड में है, कोई बात नहीं। G1 ऑलरेडी 0 है, आ तो गया, हो गया। देखो इसमें पुट करो जो भी इंफॉर्मेशन है, उससे वही आया जो मुझे चाहिए। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो जी डैश सी यहाँ पे है माइनस C21 एफ टी डी टी। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज फ्री ऑफ वेरिएबल, तुम टी रखो, एक्स रखो, यू रखो, वी रखो, डब्ल्यू रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही चीज़ है। टी को हटा के एक्स कर दो, वाई कर दो, जेड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू G1 जो कि है 0, G0 वो आ रखा है माइनस 0 से 1 टी एफ टी डी टी अपॉन 1, गायब, माइनस माइनस काट दो, वही आया जो प्रूव करना था, हो गया। लो टी को हटा के एक्स रख दो। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख भी देता या तुम सॉल्यूशन कहीं लिख भी दो, तब भी अगला क्वेश्चन जो होगा वो तुमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तुमने वो प्रोसेस नहीं सीखा कि जिसने सॉल्यूशन लिखा वो सॉल्यूशन तक पहुंचा कैसे। ना मैंने एग्जांपल बताया था बहुत सारी चीजें, कि कोई आज बहुत अच्छा कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पहले बहुत बुरा कर रहा था। अब होता क्या है, हम ऐसे इंसान है, हम सोते शुरू करें एकदम तोप बन जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि जो आज बहुत अच्छा कर रहा है वो कल बुरा कर रहा था, इसलिए आज बहुत अच्छा कर रहा है। तो जहां पे तुम हो वो तुमसे 1 साल पहले था, या तुमसे 6 महीने पहले या 2 महीने पहले था वो। तो तुम्हें वहां तक पहुंचना है, तुम्हें उसी प्रोसेस से गुजरना होगा जिस प्रोसेस से कोई गुजरा है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, सिंपल तरीका है बेटर करने का। सो दैट इज अ वे, इज एक्सपेरिमेंट। जैसे सोचता ना बच्चा, ये सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है कैसे किया है, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन लिखा है ना उसने बहुत डिफरेंट अप्रोच लगाए हैं। तो वो जो सॉल्यूशन फाइनल तुम्हें दिख रहा है वो अप्रोच है जो उसको फाइनली मिला 10-15 गलत तरीके सॉल्व करने के बाद। अब तुम क्या हो, तुम्हें चाहिए एक बार हम पेन उठाए और सही ही कर दे, तो वो इस जन्म में तो नहीं होगा, है ना, वो मरने के बाद कहीं हो सकता है सपने उपने में। उसके लिए तुम्हें भी गलतियां करनी होंगी, ट्राई करना होगा, तब जाके होगा। ये है। एनीवे, दिस इज द राइट आंसर। ये तरीका जरूर नहीं यही तरीका सही, और भी तरीके हो सकते हैं मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है ये कहां से क्लिक किया। तो तुम थोड़े एक्सपेरिमेंट करो, नए नए फंक्शन लो, ट्राई करो, नहीं आंसर आएगा तो तुम्हें समझ आएगा अच्छा वहां तक ऐसे पहुंचना है। ये वैसे होगा तुम्हारे पास 100 रास्ते हैं, तुम्हें सही रास्ते पे जाना है, तो 2-4 गलत रास्ते पे जाओगे तब जाके सही रास्ता समझ आएगा। और ये सबके लिए यही प्रोसेस है। कोई इंटेलिजेंट है वो इसीलिए है क्योंकि उसने बहुत सारे रास्ते ट्राई किए हैं, इसलिए उसको सही रास्ता पता है। हाँ जी, 18 के बाद क्या है? तो इवन तुम ही मेरे 2022 वाले वीडियो यूट्यूब पे पब्लिक करो, वो देखोगे ना, तो यही डिस्कशन जब श्रुति वाला बैच था, श्रुति सराफ वाला बैच, उसके पब्लिक है 2022 में जब मैं डिस्कशन करा रहा था 22 एग्जाम के लिए। तुम देखो, मैं 30 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन में हर पेपर में फंसा हूँ। तो आज आता इसलिए है क्योंकि हम 3-4 साल करा चुका हूँ यही चीज़ें। सो प्रोसेस वही है, तुम्हारे लिए भी वही प्रोसेस होगा जो मेरे लिए था। सिंपल है। ठीक है ना, तो एक ही तरीका सीखने का है, कोशिश करना, ट्राई करना, गलतियां करना, यही प्रोसेस है। तो
n be the random variable representing the number of fair dice thrown with PMF. This S is the sum of the numbers appearing on the faces of the die. Given that S is 3, what is the probability that 2 dice were thrown? और जैसे अक्सर जो बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है तुमने पहले सॉल्यूशन देखे होंगे, सबको बोल रहा हूं मैं, फिर तुम सोचते हो कि ये सॉल्यूशन क्यों सही है, फिर तुम्हें समझ नहीं आता, तुम छोड़ देते हो। जबकि तुम अपना तरीका लगाते तो हो सकता है तुम बेटर सॉल्यूशन लिख पाते जो बुक ने लिखा है। लेकिन हमारा माइंड का ये सॉल्यूशन है तो पहले सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम ये जस्टिफाई करेंगे वो सॉल्यूशन सही क्यों है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। और फिर ये ऐसे ही बच्चे जिनका मार्क्स नहीं आते हैं एग्जाम में, जो सॉल्यूशन देख देख के करते हैं, मैं फिर बता रहा हूं तुम्हें, है ना, जब तक इंडिपेंडेंटली कोशिश करने की हिम्मत नहीं आएगी एग्जाम निकलेगा ही नहीं तुमसे। ये है, या तो एग्जाम में आधे क्वेश्चन पता नहीं चलेगा कैसे करना है, और जो करोगे आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि वही बच्चा पहुंच पाएगा जो घर पे उस तरह की प्रैक्टिस किया है जो एग्जाम में करने की जरूरत है। तो एग्जाम वाली चीजें घर पे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, तभी जाके एग्जाम में क्वेश्चन होगा। तो एग्जाम वाला इन्वायरमेंट घर पे क्रिएट करो, तब जाके एग्जाम में क्वेश्चन होगा। तो n बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फेयर डाइस थ्रोन। ठीक तो है, क्या दिक्कत है यहाँ पे? s है सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द डाई, गिवन है s 3 है, तो कोई बात नहीं, क्या पढ़ E1 है कि एक डाइस को थ्रो किया, सब पहले करा चुका हूं जब बेस थ्योरम करा रहे थे बेसिक। n बराबर 2, E3 है, n बराबर 3 एंड सो ऑन, जाते रहो इनफिनाइट तक, कोई दिक्कत नहीं है, E4 E5 E6 एंड सो ऑन। चलता रहेगा। तो ये तो हो गया पार्टीशंस। एस है सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द फेसेस ऑफ द डाई। तो इवेंट ए जो मैं लेता हूं कि सम इज इक्वल टू 3 गिवन है, गिवन है, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डाइसेस वर थ्रोन। तो E2 गिवन ए, यहां तक पहुंचो कि भाई पूछा क्या है, गिवन क्या है। क्या होता है फॉर्मूला? E2 इंटू ए गिवन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यही है टोटल प्रोबेबिलिटी। और टोटल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू ए गिवन EI, I फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, लगाओ सॉल्व करो, क्या दिक्कत है? हमें ये तो बता ही रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है। E2 का मतलब है 2 डाइस को थ्रो किया गया, n बराबर 2, सो 1/2 स्क्वायर। ए गिवन E2, अगर 2 डाइस को थ्रो किया गया तो क्या प्रोबेबिलिटी है? सम 3 आएगी। इफ 2 डाइसेस वर थ्रोन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3? तो सम 3 कब आएगा? सो देयर आर 1 2 2 1, दो ही आउटकम है, 2 आउट ऑफ 36। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, इसको ओपन करते रहो। पहला टर्म इस समेशन में इनफाइनाइट टर्म है डिनोमिनेटर में, पहला टर्म क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए गिवन E1। E1 मतलब एक डाई को थ्रो करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बता रखा है इन्होंने कि क्या प्रोबेबिलिटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ EI है। तो एक n बराबर 1, तो n बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, अगर एक डाई को थ्रो किया तो सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सो एक डाई को थ्रो किया, सम 3 आना है, मतलब एक ही आउटकम 3 हो जाएगा वो, और कोई आउटकम तो है नहीं। सो 3 इज द वन आउटकम आउट ऑफ 6। प्लस अगर 2 डाइस को थ्रो करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये है, अगर 2 डाइस को थ्रो किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है? सम 3 होने की, तो ये वही है 2/36। 3 डाइस को थ्रो करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2 क्यूब। अगर 3 डाई को थ्रो किया तो सम 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1 1 1, एक आउटकम है, कितने में से? 6 क्यूब आउटकम्स हैं। ये 36 इसलिए लिखा है क्योंकि ये 6 स्क्वायर है। 6 स्क्वायर क्यों है?
क्योंकि एक डाइस में 6 आउटकम, 2 डाइस में 6 स्क्वायर आउटकम्स। तो ये जो 2/36 है ये क्या है, 2/6 स्क्वायर है, जस्ट समझने के लिए। 36 है वही 6, 36, 6 इंटू 6 इंटू 6, 216। अब आगे समझो, 4 डाइस को थ्रो करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/2 की पावर 4। तो क्यों सॉल्व नहीं हो रहा भाई, सॉल्व इसलिए हो रहा क्योंकि ट्राई नहीं किए हो। ट्राई करोगे सॉल्व होगा, जिनका हुआ है उन्होंने ट्राई किया है। एक तो सॉल्यूशन देख के सॉल्व करना बंद करो, जो भी ऐसा करते हो उन सबको बता रहा हूं मैं कि सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन सॉल्व करना बंद करो। पहले तुम सॉल्व करो तब सॉल्यूशन देखो, ये नहीं कि पहले सॉल्यूशन देख के हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर सॉल्यूशन देख के सॉल्व कर रहे हो, तुम पहले भी बेवकूफ़ थे, बाद में बेवकूफ़ रह जाओगे। सॉल्यूशन देखने के बाद तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं आएगा और तुम्हारे अंदर कोई नया इंटेलिजेंस नहीं आएगा। इंटेलिजेंस आएगा सोचने से, गलती करने से। मैं फिर कह रहा हूँ रट्टा मारने से कोई महान नहीं हुआ है, ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं, दिस इज आंसर। तो ये था 2012 वाला पेपर ना। और कोई इसमें डाउट है 12 वाले में जिन्होंने ट्राई किया हो? बाकी वो जो क्वेश्चन था जो कल हमने किया था उसमें मैंने इंटरसेक्शन से सॉल्व किया। मैं फाइनली बता देता हूँ गोल्ड सिल्वर वाला। तो उसमें चेंजेस ये है कि अब तुम्हें समझना है इंटरसेक्शन है गिवन है। उसने कहा था कि अगर, अब मैंने तो ये कंसिडर किया है कि S2 इज इक्वल टू 2 एंड S1 इज इक्वल टू 2। पहला सम 2 आया, दूसरा भी 2 आया एंड सो ऑन, ये लिखा था बुक में। जो सॉल्यूशन, चूंकि मैं सॉल्यूशन देखा नहीं हूँ बुक का, मतलब सॉल्यूशन देख के तो मैं है ना करता नहीं हूँ, तो मैं अपने तरीके से ट्राई करता हूँ। तो बुक में क्या किया है, बुक में जो किया वो गलत है, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन बुक है उन्होंने जो किया वो गलत किया है, क्योंकि उन्होंने एक साथ सबको मिला दिया, उनको अलग अलग करना था टर्म के लिए। मैं बता देता हूँ वो क्या कहना चाह रहा है बुक वाला। इफ फर्स्ट सम इज 2, सेकेंड सम शुड बी 2, वो ये कहना चाह रहा है। प्लस इफ फर्स्ट सम इज 3, सेकेंड सम शुड बी 3। तो बस डिफरेंस ये है कि मैंने इंटरसेक्शन कंसीडर किया है, उन्होंने कंडीशनल कंसीडर किया है, लेकिन जो सॉल्यूशन उन्होंने लिखा वो गलत लिखा है। ऐसा थोड़ी है कि जिस ऑथर ने लिख दिया वो भगवान है। वो हमारे तुम्हारे जैसे ही कोई स्टूडेंट रहे हैं, बाद में टीचर बन गए। ये सो इफ फर्स्ट सम इज 2 देन सेकेंड सम इज 2, है ना। तो ऐसा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के लैंग्वेज पे, तो इसका क्लैरिफिकेशन वो दे पाएगा जिन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। तो जिन्होंने क्वेश्चन बनाया उनको एग्जैक्टली पता है कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि वो पूछ रहा है कि फर्स्ट पे 2 आया एंड सेकेंड पे 2 आया, तब जाके सिल्वर मिलेगा। इनको ये लग रहा है कि गिवन है S1 2 आया एंड देन सेकेंड टाइम में 2 आया, तब सिल्वर मिलेगा। तो ये बस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने की बात है ना। और जरूरी नहीं कि हर किताब में लिखी हुई चीज सही है, हर गूगल पे लिखी हुई चीज सही है। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करो सही है गलत है, ये चीज है। और एग्जाम में उतना ही काम आएगा जितना तुम्हारा दिमाग में तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है। कोई किताब और कोई उसका सॉल्यूशन काम नहीं आना एग्जाम में। एग्जाम इसलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, इसी एग्जाम निकलेगा। तो मेरे हिसाब से यही सॉल्यूशन सही है जो मैंने लिखा है लास्ट क्लास में, ठीक है। इनको ये लगता है, हालांकि उन्होंने उस बुक में कुछ और लिखा है। नेक्स्ट बताइए। सो 2000 अभी हम डिस्कस करने वाले थे आज 11 वाला ना। तो 11 में जिन लोगों ने ट्राई किया है 11, 10, 9, पहले 11 से स्टार्ट करता हूँ। 11 में डाउट नहीं है, फिर 10 पे आएंगे, 10 में नहीं है तो 9 पे आएंगे। समाव मुझे 2005 तक डिस्कस करना है, और इसके बाद कोई डाउट पूछे तो मैं पहले ही बोला हूँ कि मैं वैसे बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जिनको मैं डांट सकूँ। ऐसे मेरे अंदर बहुत है ना गुस्सा भरा हुआ है, मतलब वो इसकी वजह है कि मैं शायद बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, तो वैसा है। तो मुझे गुस्सा निकालने के लिए कोई चाहिए, ये है। सो इसीलिए तो बस अब एक बार PYQ करा दिया। अब कोई गलती से PYQ डिस्कशन के बाद पूछ लिया फिर तो बस उसकी मतलब मौत है समझो। अभी जब तक PYQ डिस्कशन हो रहा है पूछ लो। PYQ डिस्कशन के बाद एक भी क्वेश्चन ना बताऊंगा, पूछने की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। जाके रिकॉर्डिंग देखो, और नहीं कराए तब पूछो, क्योंकि यहाँ पे वेल्ला थोड़ी बैठे हैं। अभी कल ही कोई ज्वाइन किया, सर 2017 का एक डाउट है बता दीजिए। मतलब वैसे बेवकूफ़ समझ रखा है कि बस टीचर वेल्ला है, जब माने जब कुछ भी पूछ लो, से गुलामी है ना करवाना है।
जो शेड्यूल है मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। ये नहीं कि तुम 500 बच्चे 500 अलग अलग तरीके बताओगे मैं सब फॉलो करूंगा, है ना। मेरे हिसाब से सारे बच्चे चलेंगे, नहीं चल सको ठीक है, ओके। बट ये थोड़ी कि हर बच्चे के हिसाब से आज कोई वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कल दूसरा पूछा, परसों तीसरा पूछा, अब एक ही क्वेश्चन में 50 बार सॉल्व कराऊं। इससे अच्छा एक साथ सॉल्व कर लो, ये है। तो 11 वाले पेपर में कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। क्योंकि डिस्कशन के बाद फिर मैं एक भी डाउट डिस्कस नहीं करूंगा जो क्लास में करा चुका हूँ। ये है पीवाईक्यू वाले, फिर हम मॉक टेस्ट में डिस्कस करेंगे, जो नए क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे, मॉक टेस्ट डिस्कशन होगा। सर 2011 में 20 का भी। ये क्या टेस्टिंग क्लास में नहीं कराए थे ये? जाके हाइपोथेसिस वाला क्या बोलते हैं, एक वो वाला वीडियो काहे नहीं देख लेते, या नोट्स काहे नहीं देख लेते? तुम अभी जाके अगर तुम देखोगे, तुम तो बैच के स्टूडेंट हो भाई। लेकिन तुम्हारी भी दिक्कत वही है कि तुम वही होता है कि मैं, है ना, मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता, मैं हमेशा आगे देखता हूँ। बस जो पीछे आपने पढ़ा दिया वो सब भूल गया मैं सिर्फ आगे आप जो पढ़ाओगे वो सीखूंगा, पीछे वाला नहीं सीखूंगा मैं, वो वाला है। ये तो तुम जाके देखो, जो कॉन्फिडेंस लेवल जब मैं पढ़ा रहा था उसका नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स देख लो, जो मैंने भेजे होंगे उसमें देख लो, वीडियो है वीडियो में देख लो, ऑलरेडी करा रखा हूँ, फिर भी कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स बार है 9, एक्स एक्स स्क्वायर 16 है, सैम्पल मीन सैम्पल वेरिएंस दे रखा है, बेस्ड ऑन रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 3 फ्रॉम नॉर्मल म्यू 1 सिग्मा स्क्वायर, एंड वाई बार एस स्क्वायर दे रखा है, बी द सैम्पल मीन सैम्पल वेरिएंस बेस्ड ऑन द रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 3। ज़्यादातर डाउट तो सॉल्यूशन देख के आता है बच्चों को, उनको आता भी है, सॉल्यूशन देख लिए सब भूल जाते हैं, उनको लगता है सॉल्यूशन ही सही है। 2 सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा 1 स्क्वायर है सिग्मा स्क्वायर, एंड सिग्मा 2 स्क्वायर है 2 सिग्मा स्क्वायर, और दोनों अननोन है। तो इसका मतलब है कि बोथ सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननोन, एंड यहाँ पे है अनइक्वल, इक्वल तो नहीं है ना जी, अनइक्वल। अब इसका 3 फॉर्मूला मैंने क्लास में लिखाए थे, μ1 माइनस μ2 के कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का 3 फॉर्मूला था, व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर बोथ आर नोन। सेकेंड था कि बोथ आर अननोन एंड इक्वल, एक था बोथ आर अननोन एंड अनइक्वल, डिफरेंट, है ना, अननोन एंड डिफरेंट था। देख के बताओ क्या फॉर्मूला है जी फॉर्मूला, एक्स बार माइनस वाई बार माइनस 2 प्लस, चलो एक साथ लिख देते हैं, है जी, कि फॉर्मूला भी लिखाना पड़ेगा। अब एग्जाम में किससे पूछोगे, चलो यहाँ तो मैं लिखा दूंगा, अगर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो किससे पूछोगे फॉर्मूला? बगल वाला दूसरे सब्जेक्ट का होगा, जैम में ऐसे ऑल्टरनेट रहते हैं, तुम्हारे सब बगल में 7 डिफरेंट सब्जेक्ट का जैम एग्जाम होता है, एक साथ होता है, तो साथ में एक साथ में क्या है, 3 है, एक में 4 है, ऐसा है ना। तो वैसा है, तुम्हारे बगल वाला दूसरा सब्जेक्ट का होगा, इधर भी दूसरा सब्जेक्ट का होगा, इधर भी दूसरा सब्जेक्ट का होगा, तो किससे पूछोगे एग्जाम में? तो उसके लिए याद रखना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के आना पड़ेगा, एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना, इस तरह क्वेश्चन आते भी हैं, फिर से आ जाएगा, उसमें क्या गारंटी है। तो अननोन है डिफरेंट है, तो क्या होता था इसमें, पुल्ड सैंपल वेरिएंस यूज करते थे। बताओ भाई इसमें क्या डाउट है तुम्हें अमन, डाउट क्या है तुम्हारा? फिर तो तुम ट्राई करके आए ही नहीं हो, क्वेश्चन देख के छोड़ दिया। फॉर्मूला है तुम्हारे पास इसका? यस सर। हाँ बताओ क्या है फॉर्मूला। एक्स बार माइनस वाई बार प्लस माइनस, वो पहले माइनस होगा, उसके बाद अंडर रूट S1 स्क्वायर बाई N1, हाँ अंडर रूट, S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2 S2 स्क्वायर बाई N2, ओके। रूट तो इसकी जरूरत नहीं है ना, बताओ आगे। इंटू टी
अल्फा टी एन कॉमा अल्फा बाई 2। टी था जेड था बताओ, अननोन है ना। अननोन में टी था, जेड था, बताओ आगे क्या है। टी और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। एन कॉमा अल्फा बाई 2। एन क्या है यहाँ पे, एन तो नहीं है। रैंडम सैंपल जो है उसका साइज कितना है, 3। ये तो नहीं है भाई, तुम्हें याद नहीं है, तुम तुक्का लगा रहे हो, कैसे करोगे सर एग्जाम। आर। वही ना, मतलब हद है यार। मैं तुम्हें फिर से मैं पहले 4 बार बोल चुका हूँ, फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ कि सिलेबस में जितनी चीज़ें मैंने पढ़ाई पहले तुम उसको रिवाइज करो ठीक से। तुम्हें सिलेबस वाली चीज़ें नहीं आती, एग्जाम में नहीं आएगा भाई। हमने बार बार कहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, उनको कहा है जिनको थ्योरी आती है। ऐसा नहीं कोई बच्चा पैदा हुआ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेगा तो जैम निकाल लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उन बच्चों को करने को हमने कहा है जिनको थ्योरी आती है। ये नहीं कि 12th क्लास का बच्चा जैम के क्वेश्चन लगा लिया कहीं से देख देगा तो जैम निकाल देगा। जैम उनसे निकलेगा जिनको थ्योरी आती है, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब एग्जाम निकलेगा। ये नहीं कि थ्योरी उड़ी आती नहीं है सीधा क्वेश्चन लगाने लगे तो एग्जाम निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। पहले थ्योरी समझना पड़ता है कि भाई फॉर्मूला क्या है। तुम्हें ठीक से फॉर्मूला नहीं पता है अभी तक, सिलेबस खत्म हो गया, रिवाइज करो ना। इसलिए तुम पहले टॉपिक को रिवाइज करो। टॉपिक क्यों रिवाइज करना जरूरी है, ताकि डेफिनेशन याद रहे, थ्योरम्स याद रहे, रिजल्ट याद रहे, जिसको हम लगा सके। जब क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि जाके हम पलट के देख ले पीछे कि सर ने क्लास में क्या लिखाया था इसका फॉर्मूला। इवन ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराया होगा बैच में कि जाके देख ले कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है, फिर ट्राई करके देखते हैं। लेकिन वही है, सॉल्यूशन देखे, समझ नहीं आया, सर आप बता दो। अरे नहीं निकलेगा एग्जाम इस तरीके से भाई, अभी भी टाइम है, संभल जाओ, ढंग से रिवाइज करो चीजों को। याद जब फॉर्मूला ही तुम्हें याद नहीं होगा, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया या इसके जैसा क्वेश्चन आ गया, तुम कैसे कर दोगे। रट्टा मार के कर दोगे, कितने रट्टा मारोगे सॉल्यूशन। पहले तुम्हें फॉर्मूला सारे पता हो ना, कैसे पता होगा फॉर्मूला। जो सिलेबस मैंने क्लास में कराए हैं उसको याद करोगे तभी तो पता होगा। और नहीं भी याद है भाई, सामने नोटबुक रखो, जब क्वेश्चन ये कर रहे हो घर पे कम से कम फॉर्मूला देख लो कि जब सिग्मा स्क्वायर दोनों अननोन है और डिफरेंट है तो फॉर्मूला क्या है। और अगर फॉर्मूला है लगाओगे तो आंसर आएगा ही। तुम्हारे पास ना तो फॉर्मूला है, ना तुम्हें याद है, ना तुम्हें लगाना आ रहा है। तो जब घर पे नहीं हो रहा तो एग्जाम में कैसे होगा। जिन बच्चों से घर पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, एग्जाम में उससे बिल्कुल नहीं होगा। एग्जाम में उन बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व होगा घर पे सॉल्व हो रहा है। घर पे सॉल्व तब होगा जब उसको फॉर्मूला पता है, रिजल्ट पता है, थ्योरम पता है, डेफिनेशन पता है, तब जाकर उससे सॉल्व होगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन उन बच्चों को करने के लिए हमने बोला जिनको थ्योरी ठीक से पता है। नहीं पता पहले थ्योरी पढ़ो। हम क्या बोलते हैं, पहले सिलेबस करो, PYQ करो, उसके बाद ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट करो। ऐसा थोड़ी बोला पहले मॉक टेस्ट करो फिर PYQ करो फिर सिलेबस करना, ऐसा थोड़ी बोला हमने कि पहले सिलेबस PYQ मॉक टेस्ट, ये प्रोसेस है। अब सिलेबस ही नहीं पता है, टॉपिक ही नहीं पता है कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरा सिलेबस पढ़ लिए। बताओ जिनको याद है आर कॉमा क्या था डिग्री ऑफ फ्रीडम। अल्फा बाई 2। जी अल्फा बाई 2। आर की वैल्यू क्या होती है, क्या था, S1 स्क्वायर बाई ऐसा कुछ है ना। हाँ बाई N1 प्लस S स्क्वायर S2 से डिवाइड बाय में N2 इस का शायद होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। यस सर। एक बार चेक कर लो। देखो जरूरी नहीं मुझे भी पूरा याद हो, क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देना है। जब मुझे एग्जाम देना था तो मुझे याद था, जब एग्जाम अभी भी देना होता है याद करके जाता हूं। अभी मुझे भी जरूरी नहीं कि पूरा एक्चुअली याद होगा, तो वो तुम्हारा काम है याद रखना। जब मैं क्लास कराता हूँ या तो याद होता, नहीं याद होता मैं लिख के ले आता हूँ ताकि क्लास में लिखा सकूं। इस तरह से है। तो तुम्हें एग्जाम देना, तुम्हें याद होना चाहिए, ये है। पुट करो यहां पे क्या होगा। तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन वहां दे रखा है। S1 का मतलब SX है। जो भी टॉपिक तुम्हें लगता नहीं आता है, ऐप में जाओ, उस टॉपिक का एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, उसको नोट करो, रेगुलर टाइम पे उसको रिवाइज करते रहो सो दैट याद रहे। ये चीज़ है। पूरा सिलेबस में जो भी डेफिनेशन, थ्योरम, रिजल्ट्स हैं उसको लिखो एक जगह ढंग से। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो ढूंढो क्यों नहीं हो रहा। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो खुद से पूछो ना भाई कि सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। तो इसका सिंपल आंसर मुझे पता चल गया, तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता है तो कैसे सॉल्व हो जाएगा। पहले तो फॉर्मूला पता हो, फिर
सॉल्व करेंगे फिर आंसर आएगा। पहले स्टेप में ही 0 हो गए और पीछे जाके देखना नहीं है जो पहले कराए हमने। पुट करो इसमें आर की वैल्यू बताओ, सारा इंफॉर्मेशन है। S1 मतलब SX, यहाँ पे SX स्क्वायर, S2 मतलब SY स्क्वायर, N1 मतलब सैंपल साइज, क्या है सैंपल साइज 3, S2 मतलब यहाँ भी सैंपल साइज कितना है, इसका भी है 3, दोनों का सैंपल साइज 3 है। तो N1 3, N2 3, S1 स्क्वायर 6, S2 स्क्वायर 4। पुट करके बताओ क्या आंसर आएगा, आर की वैल्यू क्या है। ये भी मैं ही करूंगा, ये सॉल्व करके बताओगे, बताओ। और ये सब करो, घर पे नहीं करोगे तो एग्जाम में नहीं होगा। ये है, घर पे जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, घर पे जिनसे सॉल्व होगा उनसे ही एग्जाम में सॉल्व होगा। सर 4 वैल्यू आ रही है। 4 अप्रॉक्स आ रही होगी ना, 3 पॉइंट समथिंग 9 आता है शायद, तो अप्रॉक्स 4 आ गई। तो यहां से आपको मिल गया सारी वैल्यू, रख दो। अब मुझे क्या चाहिए, T4 कॉमा अल्फा क्या है, कितना परसेंट पूछा है, 95%। सो 1 माइनस अल्फा इज 95%, मतलब है ना, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट 1 माइनस अल्फा होता है। रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी आपकी, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना वो एक्सेप्टेंस रीजन है, और उसके बाहर का जो रीजन है वो रिजेक्शन रीजन है। सो 1 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब एक्सेप्टेंस रीजन की प्रोबेबिलिटी है, अल्फा रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी होती है। तो यहां पे आ गया 95%, 0.95, अल्फा हो गया 0.05, ये है मेरे पास। पुट कर लो इसको, अब अल्फा बाई 2 है 0.025, 0.025, और ये खुद इस पेपर के फर्स्ट पेज पे दिया होगा ये डेटा, जो 2011 का है, ये 2011 के पहला पेज पे जाओ, ये डेटा खुद लिखा होगा। देखो ठीक से, अब ये खुद पहचानना है। देखो इस फॉर्म में लिख दिया, डायरेक्ट ना लिख के ऐसा लिख दिया, खुद पहचानना है कि है क्या। तो ये लेस देन इक्वल टू में लिखा है, तो मैं लेस देन इक्वल टू में लिख के दिखाता हूं। मान लो ये नंबर है Tn कॉमा अल्फा, सो प्रोबेबिलिटी T डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम मोर देन, लेस देन इक्वल टू में है ना, लेस देन इक्वल टू में है, लेस देन इक्वल टू Tn अल्फा। जब मैं नोटेशन जो यूज कर रहा हूं ये अल्फा 1 माइनस अल्फा है, और ये चेक कर लेना फर्स्ट पेज पे ये भी बता रखा होगा इसका क्या मतलब है। अच्छा, इन्होंने यूज नहीं किया वो नोटेशन, इसलिए एक्सप्लेन किया नहीं होगा शायद, क्योंकि नोटेशन यूज नहीं, मैं वो यूज कर रहा हूँ ना, ये तो यूज नहीं कर रहा। ये तो सीधा सीधा बता रहा है कि इस पॉइंट से पीछे की प्रोबेबिलिटी 95%, यही वो नंबर है जो मुझे चाहिए। T5 ना T4 में चाहिए मुझे, ये 2.13 है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि ये नंबर है, इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। सो ये है, तो हमारे हिसाब से जो मैं लिख रहा हूँ T4 प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 2.01, 2.13 is 0.95, 2.13, 2.13 is 0.95, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी T4, अच्छा मुझे तो वो चाहिए था ना 0.975 चाहिए था, ये क्या है मैं बता देता हूँ, ये 0.05 है, ये है 0.95, क्योंकि ये का मतलब आगे प्रोबेबिलिटी अल्फा पीछे के 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ अल्फा है तो यहाँ 1 माइनस अल्फा है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए यहाँ पे, हमें तो ये चाहिए। ओके, तो हमें चाहिए कि एक ऐसा नंबर, ये है ना T4 0.025, तो इधर की प्रोबेबिलिटी 2.5% और इधर 97.5%, तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 0.975 हो। ओके, तो इसका मतलब है ये नंबर हमें चाहिए 2.78 ना, 2.78 चाहिए मुझे, है ना। सो इसका मतलब है कि हमें इसने लिख के दिया है
T4 लेस देन इक्वल टू 2.78 इज 0.975। इसका मतलब है कि ये जो 2.78 है T4 0.025 है, क्योंकि इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.025 होगी और इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.025 जो कि 0.975 होगी। सो फाइनली आंसर इज 2.718। तो इसका मतलब है 2.78 रखो यहाँ पे। अब क्या इसमें नया था, बस सिर्फ ट्राई नहीं करना या सॉल्यूशन देख के कंफ्यूज हो जाना। मैं कह रहा हूँ वो जो बुक है ना उसमें कई सारे सॉल्यूशन गलत है, इसका भी सॉल्यूशन गलत है जो तुम बता रहे हो। वहाँ पे किसी और तरीके से सॉल्व किया ना इसको तो वहाँ भी गलत है सॉल्यूशन। लेकिन वही होता है कि सर बुक में सॉल्यूशन ऐसा लिखा हुआ था, क्या हो गया लिखा हुआ था तो हमारे जैसा ही तो वो भी आदमी भी गलती कर सकता है। पुट कर लो यहाँ वैल्यू, सारी इन्फॉर्मेशन पता है ना हमें। S1 स्क्वायर जो कि SX स्क्वायर है 6 है, S2 स्क्वायर 4 है, N1 3 है, N2 3 है, T ये पता है, पुट कर लो खुद आंसर आ जाएगा। तो माइनस पहले लेना प्लस बाद में, एक साथ हमने लिखा है इसको, जस्ट माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में लिखो, इंटरवल आ जाएगा। क्या है, खुद पे भरोसा रखो, जो पढ़े उस पे भरोसा रखो, जो मैंने पढ़ा है उसे भरोसा रखो, तब एग्जाम निकलेगा। ये चीजें हैं। ठीक है आगे चलते हैं। टू 2011 में और कोई डाउट है किसी को 11 वाले पेपर में? 11 में 18 AB, अच्छा 11 वाले में तो 18AB। तो ये भी आसानी क्वेश्चन है, क्या ही नया है इसमें, बस इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, सिर्फ इंटीग्रेशन करना है दोनों क्वेश्चन में। ये कौन सा सेट है? x की वैल्यू अगर 1 से 2 में होगी तभी मॉड x 1 से 2 में होगा, x की वैल्यू जब -1 से -2 में होगी तभी मॉड x। तो इसका मतलब x यहाँ और यहाँ है, x इस इंटरवल में है और इसमें है। इसने कहा है मॉड x 1 से 2 में हो, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 से 2 में हो या x की वैल्यू -2 से -1 में हो गया। अब क्या ही नया है इसमें, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए इंटीग्रेशन 1 से 2, ये प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए इंटीग्रेशन -2 से -1 हाफ। अब इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो क्लास 12th का बुक उठाओ, इंटीग्रेशन सीखो, ये है। नहीं तो पूरा मेहनत करोगे लास्ट में आंसर गलत आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आता है तो। कर पाओगे इंटीग्रेशन? किनका डाउट है ये बताओ भाई। ओपन करना आता है, मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं? 1 से 2 में है तो x की वैल्यू क्या होगी 1 से 2 में? पॉजिटिव हो जाएगी x -1, तो है ना, तो मॉड ऐसे ही हट जाएगा। यहाँ पे x -2 से -1 में है, चेक करो क्या होगा, नेगेटिव रहेगा, मॉड हटा के -x कर दो, इंटीग्रेट करो, क्या ही नया है। जी आगे कर पाओगे अंजलि पांडे जी? अगला में क्या है, वही है 18V 18AV। ये क्वेश्चन लिख के सो जाते हैं, बस हो गया। सेकेंड में भी इंटीग्रेशन है, सेकेंड में भी कुछ नहीं है, डबल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन भी नहीं करना, यूनिफॉर्म है। एरिया ऑफ दिस, ये क्या है, डिस्क है, डिस्क का एरिया अपॉन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, इसमें कुछ नहीं है। 0 1 0 1, इसमें एक डिस्क बना लो। अच्छा 0 1 0 1 है, लेकिन तो इसके अंदर देखो डिस्क क्या है, ये x² y² 1/4 से 1, तो 1/4 से 1, तो 1 वाला तो यहाँ होगा, 1/4 1/2 वाला, तो इस वाले बीच का एरिया निकाल लो। क्या ही नया है, सब टाइम पास वाले लोग हैं, सॉल्यूशन देख के इनको डाउट हो जाता है, खुद ट्राई करेंगे इजीली हो जाएगा। ये जो ब्लैक कलर का रीजन है ना, इसका एरिया निकाल लो। x की वैल्यू 0 से 1 0 से 1 हो गया, ये क्या है
कर एरिया, एरिया सर्कल है, ये पाई आर स्क्वायर माइनस हो गया, तो इसका आंसर तो इंटीग्रेशन से नहीं भी करेंगे तब भी आ जाएगा, सिंपली यूनिफॉर्म 0 1 है ना, तो एरिया ऑफ दिस डिनोमिनेटर में तो यूनिफॉर्म 0 1 0 1 है, 0 1 0 1, ये रेक्टेंगल आपका सैम्पल स्पेस, उसका एरिया 1 है। यूनिफॉर्म में सिर्फ एरिया लेते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। और एरिया ऑफ दिस क्या बोलते हैं इसे, क्वाड्रेंट, पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 1 पाई माइनस पाई आर स्क्वायर पाई बाई 4, ये हो जाएगा कि ये रेडियस यहाँ 1/2 है। अच्छा लेकिन ये तो क्वाड्रेंट था ना, तो अपॉन 4 करना था इसको, क्योंकि पूरा सर्कल तो ले नहीं रहे हम लोग, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4, तो ये 1/4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आ गया 1/4 इंटू पाई कॉमन ले लिया तो 3/4 पाई, तो आंसर है 3 पाई बाई 16, ये आंसर होना चाहिए। एनीवे ठीक है, तो और कोई डाउट है इसमें? ओके ये आंसर है डबल इंटीग्रेशन। सो 2011 में और कोई डाउट है किसी को, या 2010 पे चले? तो 11 में कोई डाउट नहीं है, खत्म करो। टू 2010 में भी कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो आज मैं अगले क्लास में 2008 से ही स्टार्ट करूंगा, वैसे नहीं है ना। आज 2011 9 और 11 10 9 का डिस्कशन है, इन तीनों में डाउट है ठीक है, नहीं है तो कल 8 6 और 5 का होगा, क्या 8 7 6, हाँ 8 7 6 का डिस्कशन, 8 7 6 5 चारों का एक साथ कल डिस्कशन होगा। और कल के बाद PYQ बंद, फिर मॉक टेस्ट डिस्कशन परसों से स्टार्ट होगा, वो बता दूंगा किसका होगा, अभी इन्फॉर्म कर दूंगा मैं पहले ही कि कौन सा टेस्ट का डिस्कशन होगा। मॉक टेस्ट जो है पोर्टल पे, तो PYQ डिस्कशन कल तक ही होगा। आज 11 10 9 इनमें जो डाउट है पूछो, और नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में फिर पूछना है ना, नहीं है ये चीज़ है। और उसके बाद मॉक टेस्ट डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो 2009 में कोई डाउट है? इसमें डाउट नहीं है, ठीक है स्टॉप कर दे। कल की क्लास जो होगी, तो कल जो होगा डिस्कशन, कल 2008 2007 2006 2005 इन चारों पेपर में जो डाउट होगा वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्यूशन बुक है, आप उसका हेल्प ले ही रहे होगे। पहले खुद सॉल्व करो, जब नहीं हो तो सॉल्यूशन बुक में देखो, नहीं समझ आया बुक में कोई बात नहीं, फिर मुझसे डिस्कस करो, तब जाके सीखने को मिलेगा, ये है। तो ये चारों पेपर सॉल्व करो कल तक, कल इसका डिस्कशन होगा, कल के बाद PYQ स्टॉप, फिर हम मॉक टेस्ट का शेड्यूल भेज दूंगा, क्योंकि जितने भी PYQ टेस्ट अपलोड हुए हैं पोर्टल पे, तो अलग अलग कराने के बजाय मैंने एक साथ ईयर वाइज ही करवा दिया। अब यही क्वेश्चंस PYQ टेस्ट भी हमने अपलोड किए थे, सो दैट आपका रिवीजन हो जाएगा टेस्ट के थ्रू, आपको सच्चाई पता चल जाएगा कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर अटेम्प्ट करोगे तो कोशिश करो सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, और जो बच्चा सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया उसका अच्छा रैंक आना ही है। मैं एक चीज लिख के दे सकता हूं, जो बच्चे 200 के 200 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया ना, इतना आसान नहीं अटेम्प्ट करना, उसके टॉप 50 में रैंक होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूं। पिछले साल मेरे पास 500 बच्चे थे जैम के, तुम बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 20 से 30 बच्चे थे जिन्होंने 100 में से 15 टेस्ट अटेम्प्ट किया हो। ज्यादातर बच्चे 2 4 5 टेस्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, बस शुरू में जोश आता है 1 2 टेस्ट देते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, या तो उनको रियलाइज हो जाता है उनके बस का है नहीं, वो छोड़ देते हैं। 500 में से सिर्फ 20-30 बच्चे हैं जिन्होंने 15-20 टेस्ट दिए होंगे, और यही 20-30 बच्चों का रिजल्ट आता है। तुम्हारे यहाँ भी अभी इस बार 800-900 बच्चे हैं जैम के मेरे पास, और इसमें देखना, मैं तुम्हें पोर्टल बाद में दिखा दूंगा, लास्ट में कितने बच्चे टेस्ट दिए वो दिखता है पोर्टल पे, तुम्हें भी दिख रहा होगा, तुम्हें खुद देख के पता चल रहा होगा। अभी 50-100 से बच्चे ज़्यादा टेस्ट नहीं दे रहा होगा। मेरे पास टोटल लाइव बैच में फुल पैकेज में 500 प्लस बच्चे हैं, लेकिन तुम्हें पता होगा कितने बच्चा टेस्ट दे रहा है, तुम खुद देख रहे होगे पोर्टल पे, ये है। और एंड तक भी देखना कितने देते हैं, मैक्सिमम 100 बच्चा, ये है। हाँ जी सर एक 2009 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ओके
सर इसमें जो ये सी दिया हुआ है 2 और 3, तो इसमें हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है ना, क्रिटिकल रीजन है। तो इसमें क्या होता है, वेरिएबल आपका आ जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई जब साइज और पावर मान लीजिए थीटा के टर्म में आ गया, थीटा मतलब पैरामीटर, चाहे वो लैम्डा हो कुछ हो, C1 C2 यहाँ पे है, तो या अल्फा 1 अल्फा 2 यहाँ पे है, तो अगर पैरामीटर के टर्म में आ जाता है तो आपको मैक्सिमाइज करना पड़ता है पावर को, साइज को। अगर टाइप 2 एरर है तो मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है क्या आ सकती है। अगर तो यहाँ पे यही हो रहा होगा कि आपका आंसर अल्फा 1 या अल्फा 2 के टर्म में आ गया होगा, तो आप क्या करेंगे, उसको मैक्सिमाइज करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो पावर या साइज है। देखो तो और मैं पिछले साल का बता रहा था, पिछले साल सिर्फ मनोप्रिया एक ऐसी लड़की थी जिसने 100 के 100 टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। सिंगल वो ऐसी स्टूडेंट थी जिसने 100 के 100 टेस्ट अटेम्प्ट किए थे। और देखो कॉलेज डेली जाने के बावजूद उसके सेकेंड रैंक आ गया। ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने फुल टाइम बैठ के 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं। वो सिर्फ जैम की तैयारी में डेली 2 से 3 घंटे दिया है, बस 2 से 3 घंटे डेली। मॉक टेस्ट के अलावा लगा लो, मॉक टेस्ट डेली एक एक टेस्ट लगा लो और थोड़ी 2-3 घंटे तैयारी शाम को। मतलब कॉलेज से 7-8 बजे शाम को आती थी, तुम सोचो 8 बजे से 12-1 बजे तक जो पढ़ती होगी वही। इसके बाद उसके बाद सेकंड रैंक आ गया, तब भी सेकंड रैंक आ गया। ये पावर है मॉक टेस्ट का, और ये पावर है ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। लेकिन इसका बेनिफिट उन बच्चों को मिलेगा जिनकी थ्योरी क्लियर है पहले से, जिनको पहले से पता है कि टर्म्स, डेफिनेशन, थ्योरम्स पता है। तो ये इतने क्वेश्चन मैं हर बार रिपीट करता हूँ, जो बच्चा 200 टेस्ट पोर्टल का जो अपलोड करूंगा मैं, अगर वो अटेम्प्ट कर लिए, मतलब तुम 15,000 क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लिए। और 15,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं, बोलने में आसान लग रहा है, तुम नहीं कर पाओगे सारे अटेम्प्ट टेस्ट। उसके लिए बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तुम्हें क्वेश्चंस को, टेस्ट को, तब जाके होगा। नहीं तो एंड में तुम खुद देख लेना, अभी तक कितने टेस्ट अटेम्प्ट किए हो एग्जाम में, 60 कितने दिन बचे हैं, आज कितने तारीख है, आज है ना अराउंड 14th है, खुद दिन लो कितने तारीख है, 15 दिन बचे हैं इस महीने में, नवंबर में, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, ठीक है, 60 दिन वो हो गए, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, 60 दिन अप्रॉक्स लगा लो, 15 दिन, ये 75 डेज तुम्हारे एग्जाम में, टोटल 75 डेज हैं। 75 डेज में तुम सोचो अगर डेली एक एक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी 75 ही टेस्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। ये है, डेली 2 करोगे तब 150 अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन डेली दो टेस्ट अटेम्प्ट करना तो आसान है ही नहीं, तुम्हारे पास कॉलेज होगा, ये होगा, बहुत सारे काम होंगे, एनालिसिस करना होगा, क्लास अटेंड करना होगा, तो वो पॉसिबल भी नहीं है कि 2 या 3 टेस्ट तुम डेली दे पाओ। तब पॉसिबल जब फुल टाइम प्रिपरेशन तुम कर रहे हो, तुम घर पे 12-14 घंटे डेली पढ़ रहे हो, तब जाके पॉसिबल है। क्योंकि टेस्ट देने के बाद ये भी तो देखना है गलत क्या हुआ, क्यों गलत हुआ, उसको सीखना है, फिर जाके अगला टेस्ट दो, ये है। तो उसके थ्रू इंप्रूवमेंट होगा। तो एग्जाम में 75 डेज हैं, एक एक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे 75 टेस्ट दे पाओगे, तो एटलीस्ट 75 तो दे लो कम से कम, ये चीज़ है। करेक्ट बी रैंडम वेरिएबल हैविंग पीएमएफ दिस, ओके। तो 1 पे ये वैल्यू है, 2 पे ये है, 3 पे ये है। वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 आर द नोन पैरामीटर सच दैट अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। देख तो ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का सम जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 1 अगेंस्ट द ऑल्टरनेटिव अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। सपोज दैट द क्रिटिकल रीजन सीज दिस क्रिटिकल रीजन का मतलब होता है रिजेक्शन रीजन। मतलब आपका हुआ कि रिजेक्ट H नॉट इफ एंड ओनली इफ, सिंगल सैंपल साइज है ना आपके पास, तो इसका मतलब है x इज 2 और x इज 3। इसका ये मतलब है कि ये है आपका रिजेक्शन रीजन। अब क्या पूछ रहा है, दिस रिजेक्शन रीजन है साइज पावर, तो आपको साइज निकालना है, पावर निकालना है। तो साइज ऑफ द टेस्ट का जो डेफिनेशन है वो है प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H नॉट, x इज 2 और x इज 3 व्हेन H नॉट इज ट्रू। तो H नॉट में क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 1, यही H नॉट है। सॉल्व करो जरा इसको। तो x बराबर 2 और है, तो और मतलब यूनियन, तो सम कर लीजिए। तो इन दोनों का 2 पे जो प्रोबेबिलिटी है और 3 पे जो प्रोबेबिलिटी, उसको ऐड कर लो। तो 2 माइनस 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 6 प्लस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अपॉन 3,
गिवन दिस, तो इसको अभी रखो माइंड में, इसको पहले सिंप्लीफाई करो, गिवन दिस इंफॉर्मेशन। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या आता है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम आप 6 ले लीजिए, तो हो गया 2 माइनस 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस, है ना। अभी तुम लोग डाउट कल भी, जिन लोगों का 2000 मान लो 9 में 10 में डाउट है, कल भी पूछ सकते हो। जब तक पीवाईक्यू डिस्कशन हो रहा है तब तक आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो, 2024 वाला भी 23 वाला भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह है कि अगर मैंने नहीं कराया हो पहले अगर कराया तो वीडियो देख लो, वहां से हो जाएगा। अगर वहां नहीं कराया तो फिर पूछ सकते हो। 2005 से 24 तक का किसी भी पेपर का कोई भी डाउट पूछ सकते हो अभी, जब तक पीवाईक्यू डिस्कशन हो रहा है, चाहे मैंने करा दिया हो पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो तब कराए तो वीडियो देख लो, वहां से नहीं क्लियर हो रहा फिर पूछो, नहीं कराए तब तो आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सॉल्व करके आओ पहले सो दैट पीवाईक्यू तुम्हारा कंप्लीट हो जाए इस डेट तक। इसके बाद क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो। सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा 2। सो यहाँ से आंसर क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो हमें बता रखा है अल्फा 1 है, तो एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करो क्या होगा, कैलकुलेशन ठीक से चेक कर लेना अपना। तो ठीक है, तो यहाँ से अल्फा 1 वाला कलेक्ट कर लो, 4 माइनस 2 अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा 2 माइनस 4 सॉरी माइनस 2 अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा 1 माइनस 4 अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस 2 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 माइनस 2 अल्फा 2, चेक कर लो। अभी ये है, आपको क्या गिवन था, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज 1, तो अल्फा 2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1, यही है, अल्फा 2 इज 1 माइनस अल्फा 1। सो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे, अच्छा यहाँ 4 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया 4 टाइम अल्फा 2 माइनस अल्फा 2 अपॉन 6, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे ना, 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 हो गया। तो ये फाइनली आ गया अल्फा 2/2, राइट, क्योंकि 3 अल्फा 2/2 ये 3 अल्फा है ना, हाँ ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये तो नंबर आना चाहिए था, ऑप्शन तो है ही नहीं ऐसा। तो जब आपका आंसर पैरामीटर के टर्म में आ जाए, तो एक्चुअली जब फंक्शन ऑफ थीटा होता है तो मैक्सिमम वैल्यू जो टाइप 1 एरर के प्रोबेबिलिटी की होती है वो साइज होती है। तो अब इसको आप मैक्सिमाइज करो। अब यहाँ खुद सोचो कि आपका जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लेस देन इक्वल टू 1 था, अल्फा 1 अल्फा 2 वॉज नॉन नेगेटिव, तो अल्फा 1 अल्फा 2 नॉन नेगेटिव है, सम लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इससे ये क्लियर होता है कि अल्फा 1 की वैल्यू 0 से 1 में ही होगी, अल्फा 2 की वैल्यू 0 से 1 में ही होगी, ठीक है। तो मुझे खुद बताओ अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस नंबर, कितना होगा। अल्फा 2 मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकती है, जब अल्फा 1 0 1 है ना, मैक्सिमाइज करो इसको। अल्फा 2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अल्फा 1 अल्फा 2 का सम 1 है, और अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों नॉन नेगेटिव है, सम लेस देन इक्वल टू 1, लेकिन हमें गिवन था एग्जैक्टली 1 है, तो इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया एग्जैक्टली 1 वाले को, तो ये आ गया, तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इज द साइज, क्योंकि अल्फा 2 कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू 1, अल्फा 2 कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू 1, तो दिस इज मैक्सिमम 1/2। तो मतलब ये समझो कि जब पैरामीटर पे डिपेंड का साइज है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, ये फॉर्मूला है। सेम फॉर द पावर, सिमिलर वे में आप पावर निकालो, यू मैक्सिमाइज दैट, कि देखो ये जो प्रोबेबिलिटी आ रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, दैट इज द पावर, ठीक है। तो इनका डाउट है, चेक करो, अभी पूछो, देखिए आंसर आया कि नहीं। तो अल्फा जैसे 1/2 कर दिया ना मैंने, तो बी डी तो आउट हो गया साइड से, साइज से। अब यहाँ पे साइज आपका 1/2 अब पावर निकालना पड़ेगा, पावर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि 2/3 है कि 1/4 है, वो तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। अगर आपने निकाला है तो बताओ पावर क्या आता है वेरिएबल में, तो उससे हो जाएगा। फॉर्मूला पता है ना, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, तो उससे सॉल्व करके देखिए क्या आता है। दोनों तो अल्फा तो इक्वल 0 दे रखा है ना, तो आसानी से आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिजेक्टिंग H0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी तो यही रहेगी, बस कंडीशन चेंज हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी तो यही आना है ना, यही तो आना है, प्रोबेबिलिटी तो यही आना है। और इसने कहा है गिवन H1 इज ट्रू, H1 है अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों 0 है, तो रख दो दोनों को 0, तो 4/6 आ गया। 4/6 का मतलब कितना जी, 2/3 आ गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सी गलत है, हो गया। तो यहाँ मैक्सिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी,
पावर में मैक्सिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि डायरेक्टली 2/3 आ गया, क्योंकि इसमें था गिवन H1 इज ट्रू होता है ना, तो अल्फा 1 अल्फा 2 बोथ आर 0, तो आंसर तो यही आएगा प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो यही आनी है ना, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू इज द पावर। यहाँ पे H0 इज ट्रू किया तब जाके ये आया था, तो यहाँ तक सेम ही प्रोसेस होगा। यहाँ पे हमने ये कंडीशन यूज किया था यहाँ पे, अब ये ना यूज करके हम ये वाला कंडीशन यूज करेंगे, तो आंसर इज 2/3, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, और कुछ है डाउट 2011 10 9 इन पेपर्स में? ठीक है, फिर यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू, अभी गेट की क्लास होगी।